अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं एहतिसास नकी और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज करेंगे दुआ से। ए अल्लाह जो दुआओं को कबूल करने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। और आपको बताएं, वफाकी सूबाई वज़राए तालीम ने मुल्क भर में 15 सितंबर से मैट्रिक, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोलने का फैसला कर लिया। कोरोना वायरस के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैन सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबाई वज़राए तालीम वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए, जबकि चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC ने भी शिरकत की। वजारत सेहत के हुकाम ने इजलास को ब्रीफिंग दी, जिसकी रोशनी में 3 मराहिल में तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया। पहले मरहले में 15 सितंबर से 9वीं, मैट्रिक, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्लासेस को खोला जाएगा। बड़ी जमातों की क्लासेस खोलने के बाद कोरोना वायरस की सूरत हाल और केसेस का जायजा लिया जाएगा। सूरत हाल का जायजा लेने के 1 हफ्ते बाद दूसरे मरहले में 23 सितंबर से 6ठी से 8वीं जमात में तदरीसी अमल की इजाजत दी जाएगी। तीसरे और आखिरी मरहले में 30 सितंबर से 1ली से 5वीं तक की क्लासेस को खोला जाएगा। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा और तलबा को मास्क लाजमी पहनना होगा। इजलास की सिफारिशात NCOC को भिजवाई जाएंगी, जो हतमी फैसले की मंजूरी देगी। इजलास में यकसान निसाब तालीम का मामला भी जेर गौर आया और वफाकी निजामत तालीमात में एंटी हरासमेंट बॉडीज के सूबों में क्याम पर गुफ्तगू हुई। इजलास में तालीमी इदारे खोलने के हतमी फैसले के साथ साथ उनसे मुतल्लिक SOPs को हतमी शक्ल दी गई है। सिंध में आलमी वबा कोरोना के बायस बंद तमाम तालीमी इदारे 15 से 30 सितंबर के दौरान खोले जाएंगे। स्कूल में मास्क का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर लाजमी होगा। वज़ारत तालीम सिंध के मुताबिक 15 सितंबर से 9वीं से तमाम हायर क्लासेज बशमूल तमाम जामियात खोल दिए जाएंगे, जबकि 22 सितंबर से 6ठी से 8वीं जमात तक क्लासेज खोल दी जाएंगी। वज़ीर तालीम सईद गनी ने बताया कि 30 सितंबर को प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस खोल दी जाएंगी। अगर किसी इलाके में कोरोना बढ़ता है तो वहां स्कूल्स बंद किए जाएंगे। स्कूल में मास्क का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर लाजमी होगा। SOPs पर अमल न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तालीमी इदारे खोलने के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से मुताल्लिक़ कौमी राबता कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। सूबाई वज़रा आला इजलास में शरीक होंगे। कौमी राबता कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा, माविनीन, सिविल और अस्करी इदारों के हुकाम शरीक होंगे। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। NCOC कोरोना के आदात और शुमार पर ब्रीफिंग देगी। तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक सूबाई हुकूमतों की तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद तजावीज़ और SOPs पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी राबता कमेटी तजावीज़ की रोशनी में हतमी फैसला करेगी। कौमी राबता कमेटी के गुज़श्ता इजलास के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत ने 15 सितंबर को तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। वालिदैन ने हुकूमती फैसले को सराहा है। बच्चे कहते हैं पहले ही तालीम का खर्च हो चुका है, स्कूल खुलने से इम्तिहान की तैयारी में मदद मिलेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत होने वाले सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में स्कूल खोलने का फैसला कर लिया गया, जिस पर तलबा कहते हैं स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, SOPs को फॉलो करेंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो दुआ करते हैं कि हमारे स्कूल जल्द से जल्द खुले। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और स्कूल खुल गए हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो हमें चाहिए कि हम अभी अपनी तैयारी करें। तो अभी बोर्ड के इम्तहानात भी होंगे। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि स्कूल जल्द अज जल्द खुल जाए। वालिदैन का कहना था कि हालात अब काफी बेहतर हैं, हमें फिर भी एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए ताकि बच्चे महफूज रहें और तालीम भी जारी रहे। ये बेहतर इक़दाम है। स्कूल क्योंकि काफ़ी अरसा से जो है ना एक बंद थे, ठीक है, बच्चों की तालीम पे काफ़ी जो है ना असर पड़ा है। बहुत अच्छा इक़दाम है। बच्चों की पढ़ाई ज़ाया हो रही थी, वो अब हुकूमत ने ऐसा इक़दाम लिया है कि बच्चों का जो टाइम ज़ाया नहीं होगा और SOPs को मद्देनजर रख के स्कूल खोले जा रहे हैं। स्कूल खोल दिए तो हुकूमत का ये अच्छा फैसला है, अप्रिशिएट करते हैं हम उनको, क्योंकि बच्चों की तालीम पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है इस चीज का। तालीमी इदारे खोलने के हुकूमती फैसले के बाद एक नई गहमा गहमी का आगाज होगा। वीरान स्कूल खुलेंगे तो वालिदैन को भी अपना शेड्यूल तब्दील करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठकर बच्चों का नाश्ता भी बनाना पड़ेगा और उन्हें स्कूल लाने ले जाने की जिम्मेदारी भी निभाना होगी। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सिपहसालार ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया, कहा अगर हम पर जंग थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।
ہم نے کل بھی اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی تھی اور آج بھی دشمن کے ناپاک عزائم کو شکست دینے کے لیے تیار ہیں۔ HQ راولپنڈی میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپہ سالار نے واضح کیا کہ ہمارے ہمسایہ ملک نے ہمیشہ کی طرح غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ اگر ہم پر جنگ تھوپی گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ پاکستانی قوم کے لیے 6 ستمبر صرف ایک دن نہیں بلکہ ہمارے حوصلے کی پہچان بھی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کل بھی اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی تھی اور آج بھی دشمن کے ناپاک عزائم کو شکست دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا 6 ستمبر 1965 کا دن ہماری تاریخ کا ایک لازوال باب ہے۔ 6 ستمبر 1965 کا دن ہماری تاریخ کا ایک لازوال باب ہے۔ یہ وہ دن ہے جب قوم کی یکجہتی، وطن سے محبت، قربانی اور بہادری کی بے شمار داستانیں رقم ہوئی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک افواج کی قربانیوں کی پوری دنیا متعارف ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہم نے حساب شکن جنگ لڑی۔ آزمائش کی تمام گھڑیوں میں ہم حوصلہ نہیں ہارے۔ آج کا پاکستان ایک پرامن پاکستان ہے جسے امن اور خوشحالی میں تبدیل کرنا ہے۔ آج بھی ہم اپنی آزادی کی حفاظت اپنے خون سے کر رہے ہیں، اس لیے آج ہم اپنے شہداء اور غازیوں کے عظیم کارناموں کو یاد کرنے اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ عظیم پاکستانی قوم ایک علیحدہ اسلامی تشخص کے نظریے کی علمبردار ہے۔ اسی بنیاد پر ہم نے آزادی حاصل کی اور یہی ہمارے آج اور کل کی پہچان ہے۔ ہمارے دشمن اس شناخت کو مٹانے کے لیے لگاتار سازشوں کا جال بنتے آئے ہیں، لیکن الحمدللہ افواج پاکستان اور قوم نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر ان کی ہر چال کو ناکام بنایا۔ ہمارے دشمن اس شناخت کو مٹانے کے لیے لگاتار سازوں کا جال بنتے آئے ہیں، لیکن الحمدللہ افواج پاکستان اور قوم نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر ان کی ہر چال کو ناکام بنایا ہے۔ میں آپ کی توجہ ایک اور چیلنج کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور یہ چیلنج 5th جنریشن یا ہائیبرڈ وار کی صورت میں ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ اس کا مقصد ملک اور افواج پاکستان کو بدنام کر کے انتشار پھیلانا ہے۔ ہم اس خطرے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس جنگ کو جیتنے میں بھی انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ آرمی چیف نے جرأت کا مظاہرہ کرنے والے افسروں اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ تقریب میں شہداء، غازیوں کے اہل خانہ اور حاضر سروس افسران نے شرکت کی۔ آرمی چیف نے 40 افسروں کو 17 امتیاز ملٹری، 24 افسروں اور جوانوں کو تمغہ بسالت اور ایک جوان کو یونائیٹڈ نیشن میڈل سے نوازا۔ شہداء کے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کیے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ جنگ ستمبر ملکی تاریخ کا عظیم باب، جانباز دلیر شاہینوں نے دشمن کے حملے کو پسپا کر کے وطن عزیز کی آن بان اور شان کو قائم رکھا۔ وطن عزیز کی فضاؤں کے محافظوں کو قوم کا سلام۔ یوم پاک فضائیہ آج منایا جا رہا ہے۔ 1965 میں جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی تو پاکستانی شاہینوں نے دشمن کے غرور کو نیست و نابود کر دیا۔ کراچی میں شہید راشد منہاس کے مزار پر دعائیہ تقریب ہوئی۔ شہید پائلٹ کے بھائی انجمن منہاس نے پھول چڑھائے اور دعا کی۔ ایئر آفیسر کمانڈنگ صدرن ایئر کمانڈ عباس گھمن نے بھی قبر پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ اس موقع پر ایئر فورس کے دستوں نے شہید پائلٹ کو سلامی بھی پیش کی۔ ایئر وائس مارشل عباس گھمن نے کہا کہ پاک فضائیہ ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے۔ مستقبل میں اس طرح کا وقت آیا تو پاک فضائیہ، آرمی اور نیوی مل کر ملک کا دفاع کریں گے۔ راشد منہاس ہمارے قومی ہیرو ہیں اور ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، پاک فضائیہ اپنے ملک کی فضائی سرحدوں کی نگہبان اور محافظ ہے، اور جس طرح ماضی میں ملک اور قوم کا سر فخر سے بلند کیا، فیوچر میں ایسا کوئی چیلنج آتا ہے تو پاک فضائیہ، پاک آرمی اور پاک نیوی، پاکستان کی بہادر افواج مل کر پوری قوت سے انشاءاللہ ملک کا دفاع کریں گی۔ ہر سال 7 ستمبر کے دن کو یوم فضائیہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس روز پاک فضائیہ نے 1965 میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے دشمن کے حملوں کو ناکام بنایا تھا۔ وزیرستان کی خوبصورت وادی شکنی میں یوم دفاع و شہداء پاکستان پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔
वजीर और महसूद कबाइल की कसीर तादाद तकरीब में शरीक हुई। शुरका ने शहदा को खराज तहसीन पेश किया। पूरा वजीरिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कबायलियों ने अमन लौटाने पर पाक फौज की काविशों को सराहा। वजीर और महसूद कबाइल ने हम वतनों को वजीरिस्तान के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए दौरे की दावत दी। बच्चों ने मिली नगमे पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कराची की पुरानी सब्जी मंडी से कमसिन बच्ची की लाश मिलने का मामला। मकतूला बच्ची का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक कर दी गई है। कमसिन बच्ची को ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बच्ची को सर में भारी पत्थर ईंट मारकर कत्ल किया गया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। कराची की पुरानी सब्जी मंडी से कमसिन बच्ची की लाश मिलने का मामला। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मज़ाहिर सैयद से। जी मज़ाहिर बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिला अस्पताल की एमएलओ डॉक्टर जकिया का कहना है कि बच्ची को सर पर पत्थर मारा गया तो सर पर गहरे जख्म आए। सर पर गहरे जख्म मौत की वजह बने, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया। कमसिन बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती भी की गई है, इसकी भी तस्दीक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कर दी गई है। बच्ची की जो लाश है 3 से 4 रोज पुरानी है। केमिकल एग्जामिनेशन के लिए नमूने भेजे गए। मुमकिन है कि बच्ची को जहर भी दिया गया हो। ये डॉक्टर जकिया जो एमएलए का कहना था। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे मज़ाहिर। ओकाड़ा के इलाके शेरगढ़ में टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए जहनी माजूर भाई पर तशद्दुद करने में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जहनी माजूर भाई ने सफाक भाइयों को माफ कर दिया। जमीन फटी न आसमान गिरा, शोहरत के लिए अपने ही जहनी माजूर भाई पर तशद्दुद। ऐसे तरीके आजमाए गए कि देखने वाले भी लर्ज उठे। बेजबान की फरियादें भी किसी काम न आई। वो दुआएं भी ना दे सकता था क्योंकि मारने वाले अपने भाई थे। मिन्नतें करता रहा, तरले लेता रहा, लेकिन इंसान नुमा जानवरों को रहम न आया। शेरगढ़ के मौजा शेर नगर में टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए भाइयों ने अपने साथियों के साथ मिलकर ज़हनी माजूर छोटे भाई को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। दरख्त के साथ बांधकर तशद्दुद किया, नहर में ले जाकर डुबकियां दी और मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर घसीटता गया। ज़हनी माजूर शख्स की चीखों से इलाका गूंजता रहा, लेकिन किसी में इंसानियत होती तो मदद को आता। दरिंदा सिर्फ भाइयों ने वीडियो मुकम्मल होने के बाद अपने माजूर को तड़पने और सिसकने के लिए छोड़ दिया और अपने साथियों के हमरा कहके लगाते चल दिए। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई करते हुए सफाक भाइयों फरत अब्बास और अली हसन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मैं माफ करता ब्राह्मण, मैं कहता माफ करता, मेरी गलती है तो मैं तो ब्राह्मण माफ कर देता। भाइयों को जेल में देखकर माजूर भाई तड़प उठा और बड़े भाइयों को माफ कर दिया। सादिकाबाद में बिगड़े अमीरजादों की फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नौजवानों ने सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से असलहे की नुमाइश के साथ साथ पुलिस अफसरान की हमरा सेल्फी भी अपलोड कर दी। सादिकाबाद में चंद बिगड़े हुए अमीरजादों ने सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से असले की नुमाइश के साथ साथ पुलिस अफसरान के साथ दफ्तर में सेल्फी भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वीडियो में गाड़ी की डैशबोर्ड पर असला रखा देखा जा सकता है। कानून की धज्जियां बिखेरने वालों की कानून के रखवालों के दफ्तर में सेल्फी भी सामने आ गई। यहाँ पे वक्त हुए ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सरकारी जमीनें बेचकर ज़र मुबादला कमाने के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। निजकारी कमीशन की जानिब से 26 सरकारी इमलाक की मरहलावार नीलामी शुरू हो गई। इस्लामाबाद में मौजूद 5 सरकारी इमलाक को 15 करोड़ 64,50,000 में नीलाम कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं कामरान चौधरी से। जी कामरान चौधरी बताइएगा। जी बिल्कुल, निजकारी कमीशन की जानब से 26 सरकारी अमलाक को फरोख्त करने का ये मामला है और आज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद 5 सरकारी अमलाक की जो है वो ओपन नीलामी के जरिए फरोख्त जो है वो कर दी गई है। 5 जो सरकारी अमलाक हैं इनकी फरोख्त कुल रकम 15 करोड़ 64,50,000 रुपए में जो है वो इनको नीलाम किया गया है, जबकि अपार्टमेंट की जो रिजर्व कीमत थी वो 14 करोड़ से जायद थी। निजकारी कमीशन की जानब से पीर साहबा में मौजूद सरकारी जमीन को 1 करोड़ 92 लाख, इस्लामाबाद कंट्री क्लब में वाकई 2 अपार्टमेंट को 6 करोड़ 10 लाख,
اسی طرح سے سینٹورس مال میں موجود ایرا کا اپارٹمنٹ تھا، اس کو 6 کروڑ 10 لاکھ، جبکہ THK G72 میں ایرا اپارٹمنٹ کو 1 کروڑ 52 لاکھ 50 ہزار روپے میں فروخت کیا گیا ہے۔ نجکاری کمیشن کی جانب سے وفاقی وزیر میاں محمد سمرو جو ہیں وہ اوپن اعلامی میں موجود تھے۔ صرف پیر صحابہ میں موجود اپارٹمنٹ جو ہیں وہ ریزرو قیمت سے 1 کروڑ 37 لاکھ سے زائد فروخت ہو سکے ہیں۔ باقی تمام سرکاری جائیدادوں کی قیمتیں جو ہیں وہ ریزرو قیمتوں پر یا معمولی اضافے کے ساتھ بیچی جا سکتی ہیں۔ بہت شکریہ کامران چودھری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ صوبہ پنجاب کے شہر صادق آباد کی لیاقت کالونی میں 15 روز سے بجلی کی بندش کے خلاف خواتین سڑکوں پر نکل آئی، کشمور روڈ کو بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ آپ کو بتائیں گے صوبہ پنجاب کے شہر صادق آباد کی لیاقت کالونی میں 15 روز سے بجلی کی بندش کے خلاف خواتین سڑکوں پر نکل آئی، کشمور روڈ کو بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہر کی عدم بازیابی پر وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ اور سیکرٹری داخلہ کو عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہری عبدالقدوس کی گمشدگی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ شہری کی عدم بازیابی پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ شہریوں کا تحفظ کرنے میں وفاقی حکومت ناکام ہو چکی ہے، گرین نمبر پلیٹ والی گاڑیوں سے شہری اغوا ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس ناکام ہو چکی ہے تو کیا تفتیش کرنے کے لیے سندھ پولیس کو لکھیں۔ عدالت نے وزیر داخلہ اعجاز شاہ اور سیکرٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر وزیر داخلہ آئندہ سماعت پر جواب نہ دے سکے تو پھر وزیر اعظم کو بلائیں گے۔ احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد اور ان کے اہل خانہ پر فرد جرم عائد کر دے اور گواہوں کو ملزموں کے خلاف آئندہ سماعت پر بیانات کے لیے طلب کر لیا۔ احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں فواد حسن فواد کے خلاف کیس کی سماعت جج محمد اکمل خان نے کی۔ عدالت نے ملزمان کی بریت کی درخواستوں کو واپس کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد سمیت ان کے اہل خانہ پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت نے جن افراد پر فرد جرم عائد کی ان میں فواد حسن فواد، رباب حسن، وقار حسن اور انجم حسن شامل ہیں۔ فواد حسن فواد سمیت 4 ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت نے ملزمان کے خلاف آئندہ سماعت پر گواہوں کے بیانات کے لیے طلب کر لیا ہے۔ LNG کیس میں عدالت نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے بیٹے عبداللہ خاقان کو بھی طلبی کے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں LNG ضمنی ریفرنس سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے LNG ضمنی ریفرنس میں نامزد 5 نئے ملزمان کو نوٹس جاری کر کے 22 ستمبر کو طلب کر لیا۔ عدالت نے شاہد خاقان عباسی کے بیٹے عبداللہ خاقان کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 22 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبر دیں گے آپ کو، پاکستان نے دہشت گرد کلبھوشن یادو کیس میں وکیل کی تقرر کے لیے بھارت سے دوبارہ رابطہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اون شیرازی سے۔ جی اون شیرازی، بھارت سے دوبارہ رابطہ کیا گیا؟ جی اعتزاز، بالکل پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بھارت سے ایک بار پھر رابطہ کیا گیا اور یہ رابطہ پاکستان میں موجود بھارتی ہائی کمیشن سے کیا گیا۔ ایک نوٹ وربال جو ہے پاکستان نے بھیجا ہے بھارت کو، نیا نوٹ وربال ہے جو اس سے پہلے نوٹ وربال بھیجے گئے تھے اس کے یہ علاوہ ہے جس میں بھارت کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کلبھوشن یادو کے لیے جو ہے وہ وکیل اپنا جو ہے وہ اس کو فائنلائز کرے اور اس کا نام پاکستان کو دے، اور یہ وکیل جو ہوگا یہ صرف اسسٹ کرے گا جو ہے وہ بھارتی اس جو ایک سٹانس ہے جو کلبھوشن یادو کے حوالے سے ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسسٹ کرے گا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستانی قوانین کے مطابق صرف پاکستانی وکیل جو ہے وہی کمپیٹنٹ ہے وہاں یہاں پہ پیش ہونے کے لیے۔ تو اب ایک بار پھر بھارت کو یہ آفر کروائی گئی ہے اور یہ آفر اس تناظر میں کروائی گئی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی پچھلی سماعت میں جو ہے دفتر خارجہ کے حکام کو کہا تھا۔ جی بہت شکریہ اون شیرازی۔ مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ سبزیوں، پھلوں اور گوشت کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافے نے عام آدمی کی قوت خرید متاثر کر دی۔ مزید بتا رہے ہیں سجاد کاظمی۔ جی سجاد، بتائیے گا۔
हुकूमती दावे की मईशत की जो सिमत है वो मुस्बत जानब आमदन है और जो महंगाई में कमी आ रही है उसके बरक्स अगर देखा जाए कीमतों के हवाले से तो रोज़मर्रा की कीमतों में वाज़े जो है इजाफा देखने में आ रहा है। सब्जियों के हवाले से देखा जाए, फलों के हवाले से, गोश्त के हवाले से, तो अगर सब्जियों के हवाले से देखा जाए तो सब्जियों की कीमतों में ऐसा महसूस होता है जैसे आपस में रेस है कीमतों के हवाले से। अगर देखा जाए आलू की कीमत तो इस वक्त 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर देखा जाए प्याज की कीमत जो है इस वक्त 70 रुपये तक पहुँच चुकी है और टमाटर की कीमत भी इस वक्त 65 रुपये को छू रही है। लीमू के हवाले से देखा जाए तो लीमू की कमी में लीमू की जो कीमत में वाज़े जो है कमी देखने में आ रही है कि 90 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। और फलों की वजह से देखा जाए तो कोई फल भी जो है 100 के नीचे नहीं है और तमाम फलों ने सेंचुरी जो की हुई है। अगर देखा जाए केले के हवाले से तो केले की फ़ी दर्जन जो कीमत है वो 100 रुपये है और गोल्डन सेब की कीमत जो है इस वक्त 130 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। बाकी गोश्त के हवाले से देखा जाए तो बीफ जो हड्डी वाला गोश्त है वो उसकी कीमत 5.5 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है और बगैर हड्डी वाला 650 रुपये तक जो है दस्तियाब है। इसी तरह अगर ओवरऑल बाकी चीज़ों के हवाले से देखा जाए तो शहरी ये कहते नजर आते हैं कि जो मईशत की सिमत जो है मुस्बत जानब ज़रूर गामज़न होगी, लेकिन जो रिलीफ है लोअर तबके तक वो पहुँचने नहीं पा रहा और उसमें जो है वाज़े तौर पर रोज़ जो है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। कीमतों में जो है जो इजाफे ने जो है शहरियों की जो गरीब शहरी हैं, गरीब तबका है, उसकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शुक्रिया सजाद काज़मी। मौक़िफ़ तब्दील करना सिर्फ सियासतदानों का ही काम नहीं, कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाहुल हक ने सियासतदानों को भी पीछे छोड़ दिया। इंग्लैंड जाने से कबल कहा पूरे एतमाद पर फतह के साथ लौटेंगे, लेकिन जब दोनों सीरीज हार कर वतन वापस पहुंचे तो हारने के बाद भी टीम की शिकस्त को मुनासिब कारकर्दगी करार दे दिया। Regarding this tour, I think we are confident and optimistic as a team that we can do well despite being away from cricket since March. If we look at our sports staff, I mean, Yunus Khan coming back, Mushtaq Ahmed, and then Waqar Yunus, I think that adds really a big value to be in the dressing room, to help these guys, to motivate them mentally and tell them and help them to improve and perform, especially in England conditions, because they regret करेंगे हम एज ए टीम और मैं एज ए कोच भी कि रिजल्ट्स जो थे टेस्ट सीरीज में 1-0 और T20 में 2-0 होने चाहिए जो नहीं हुए। सो बिगेस्ट रिग्रेट यही रहेगा। बट ओवरऑल इफ वी लुक बैक in terms of the kind of cricket we played और जितनी मुश्किल हालात थे उनमें कैसे हमने इसकी प्रिपरेशन करनी है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है और कम्पिटिटिव क्रिकेट के लिए तैयार होना है। वहाँ पे 30 प्लेयर जो ऑलमोस्ट विदाउट एनी प्रिपरेशन गए थे, अगर इसको देखें और जिस किस्म की हमने क्रिकेट खेली, जिस किस्म की टीम बॉन्डिंग रही, ओवरऑल डिसिप्लिन रहा हमारा, जिस किस्म का इमेज क्रिएट किया पाकिस्तान टीम ने, आई थिंक दैट वाज समथिंग टू अप्रिशिएट। यौम दिफा के मौके पर कराची की हॉकी एसोसिएशन की जानिब से हॉकी फेस्टिवल मैच का इनेकाद किया गया। शहजादा मोइन रिपोर्ट करेंगे। KHA हॉकी ग्राउंड पर यौम दिफा के हवाले से फेस्टिवल मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें कराची ऑरेंज ने सजास 11 को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी, जबकि दूसरे मैच में चीफ मिनिस्टर 11 ने कराची एकेडमी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी, जबकि तीसरे मैच में अंडर 15 11 और विमेंस 11 के दरमियान खेला गया, जिसमें अंडर 15 11 ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से फतह अपने नाम की। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर शैला रजा थी। सूबाई वजीर का कहना था कि यौम दिफा पर हॉकी का खूबसूरत मेला सजाना KHA का अच्छा इक़दाम है। मैं शुक्रगुजार हूँ कराची हॉकी एसोसिएशन की, और इन सब ने ये मुझे बना तो चुके नहीं चाहिए, लेकिन सारी मेहनत इन्हीं की है। मैं तो इस तरह से आ जाती हूँ क्योंकि मैंने बस ये कहा था कि अगर मुझे बना रहे हैं तो मुझे हॉकी प्लेयर्स निकाल कर देते हैं, और आज ये सारे ग्राउंड आबाद हैं और हम मजीद की तरफ बढ़ रहे हैं कुछ अर्से बाद इंशाल्लाह। यौम दिफा के इस फेस्टिवल मैच को देखने के लिए शायकीन हॉकी की बड़ी तादाद भी ग्राउंड पर मौजूद थी। आखिर में जीतने वाले खिलाड़ियों में सूबाई वजीर शैला रजा ने इनामात तकसीम किए। शहजादा मोइन, सच TV, कराची। सच न्यूज से फिल वक्त इतना है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।